हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में गाइज हम लोग 16 जून 2022 का जो द हिंदू है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो गाइज सबसे पहला हम लोग का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है बुलडोजर ऑन द लूज। ठीक है। ऑन डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम एक्टिविटीज़ ऑन मुस्लिम एक्टिविस्ट। ठीक है। तो गाइज इसमें जो यूपी गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है अगेंस्ट प्रोटेस्ट उसके बारे में बात की गई है। आप लोग ने हाल ही में न्यूज़ देखी होगी या कहीं सुना होगा कि जो अभी हाल में प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जो एक एक्टिविस्ट था उसको उसके हाउस को जो है उसको डिमोलिश किया गया है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा है ये इलीगल प्रॉपर्टी है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जा रहा है। ठीक है। तो उसके बारे में इस एडिटोरियल में लिखा है। तो गाइज इसका जो सब हेडिंग है वो है द डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम एक्टिविस्ट इज अ चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है। जो ये डिमोलिशन है प्रॉपर्टी का, ये अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ है। ठीक है। एक तरह से चैलेंज है रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट। ठीक है। तो गाइज ये जो राइटर है, ये एडिटोरियल के जो राइटर है ये कहते हैं कि जो डिमोलिशन का एक्ट है, जो प्रोटेस्टर से लिंक जो बिल्डिंग है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, ये एक्ट कुछ नहीं है बट रिट्रीब्यूशन है एंड कलेक्टिव पनिशमेंट है अगेंस्ट टारगेट कम्युनिटी। कौन सी टारगेट कम्युनिटीज? अगेंस्ट मुस्लिम। ठीक है। और जावेद मोहम्मद का केस जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। जावेद मोहम्मद वही गाइस जो अभी रिसेंटली जिसका डिमोलिश किया गया जिसकी बिल्डिंग। ठीक है। और गाइस जो इस पूरे उसमें जो फीग लीफ बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि जो नोटिस सर्व किया गया है जावेद मोहम्मद को प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश करने से पहले। ठीक है। गाइज वो नोटिस जो है वो सर्व किया गया जावेद मोहम्मद को, लेकिन जो वो प्रॉपर्टी है वो उनके वाइफ के नाम से है। ठीक है। तो उनकी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है वो डिमोलिश किया गया है और जो नोटिस सर्व किया गया है उनको। और गाइस जो फैमिली है उनका कहना है कि हम लोग को एक ही दिन पहले एक दिन पहले डिमोलिशन से एक दिन पहले हम लोग को जो है नोटिस मिला है, जिसमें डेट डली हुई है। नोटिस की डेट जो डली है वो मई 10 की डली हुई है। ठीक है। तो बैक डेट के नोटिस इन लोग को मिला है, फिर अगले ही दिन इनका जो हाउस है वो डिमोलिश किया गया है। तो गाइज ये जो रिस्पॉन्स है यूपी गवर्नमेंट का, ये एक वेल नोन वो बन गया है, एक्ट बन गया है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट से लिंक कोई भी आदमी को पकड़ के ये लोग उसकी बिल्डिंग डिमोलिश कर देते हैं। ठीक है। और गाइज ये रिमूव और ये जो इसका जो रीज़न दिया जाता है वो कहा जाता है कि ये हम लोग रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और इलीगल बिल्डिंग जो है वो हम लोग जो इलीगल बिल्डिंग्स और इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन गाइज क्या है कि जो ड्यू प्रोसेस है इस पूरे एक्ट में, जो ड्यू प्रोसेस है उसको नहीं देखा जा रहा है। ड्यू प्रोसेस कहा जाता है गाइज जब जो सॉल्यूशन है लीगल प्रॉब्लम का उसको जो है वो इस्टेब्लिश रूल के अकॉर्डिंग हो, जो रूल्स हो उसके अकॉर्डिंग हो। तो ड्यू प्रोसेस मतलब है गाइज दोनों साइड्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि उनका क्या कहना है। तो गाइज ये इसमें नहीं हुआ है। जो जावेद मोहम्मद और उनकी फैमिली है उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी गई है, उनको नहीं सुना गया है। उससे पहले ही एक दिन पहले उनको नोटिस मिलता है, अगले दिन उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डेमोलिश कर दी जाती है। ठीक है। हम लोग ने ऑफिशियल्स का कहना है कि नोटिस जो है लोकल इंक्वायरीज पे नोटिस सर्व की गई, उसके बाद डिमोलिशन किया गया है। तो इससे क्या है गाइज, इससे क्लियर पता चलता है कि इनको जो है मेन मोटिव वो था डिमोलिशन का, और इनका कोई ओनरशिप के बारे में इसलिए ऑफिशियल्स ने कोई जांच पड़ताल नहीं की, इनने सीधे डिमोलिश कर दिया गया उनके हाथों। ठीक है। ऐसे ही कानपुर प्रोटेस्ट में भी हुआ गाइज, एक उसमें एक जो प्रोटेस्टर था जिसका नाम सामने आया था, तो गाइज उसके बाद उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को गिरा दिया गया, उनको डिमोलिश किया गया। ठीक है। कानपुर प्रोटेस्ट में भी वायलेंस देखा था। तो ठीक है गाइज, प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जाए और इसको तुरंत उनकी जो बिल्डिंग है उनको गिरा दिया जाए। ठीक है। तो गाइज ये जो प्रोटेस्ट है ये हो रहा था नुपुर शर्मा के रिमार्क में। अब हम लोग को पता होगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके अगेंस्ट जो रिमार्क है नुपुर शर्मा, अभी एक स्टेटमेंट दिया था नुपुर शर्मा ने, जिसके बाद बीजेपी ने उनको, बीजेपी की स्पोर्ट पर्सन थी वो, जिसके बाद बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है। तो सेंट इस पूरे उस इवेंट के बाद ये जो स्टेटमेंट हुआ है उसके बाद जो सेंटर है वो इस्लामिक कंट्रीज को ये क्लेरिफाई करने में लगी हुई है कि जो ये है
हम लोग किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट एक किसी भी रिलीजन के लिए टॉलरेट नहीं करते, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ जो जी हैं वो ये शो करने में लगे हुए हैं कि जो हम लोग किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखना चाहते और इस इशू पे, ठीक है। तो गाइज ये जो रिस्पांस है यूपी गवर्नमेंट का, ये काफ़ी वेल नोन है, यह पहली बार नहीं हो रहा, पहले बहुत पहले से यूपी गवर्नमेंट का यही रिस्पांस रहा है, ठीक है। और पॉलिटिकली तो इसको अगर पॉलिटिकल इसमें ये कहा जाता है, इसको कह दिया जाता है कि ये स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा रहा है एंटी सोशल एलिमेंट जो है उनके खिलाफ, ठीक है। और लीगली तौर पे इसको कहा जाता है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको उसको हटाने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा योगी ऐसा जो है गवर्नमेंट का हमेशा रिप्लाई रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली गाइज जो ऐसे टाइम पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में प्राइड लेती है कि जो हम लोग जो है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ऐसा एक्शन ले रहे हैं और जो एक टफ स्टैंड ले रहे हैं, तो इसमें प्राइड लेने में लगी हुई है। तो बुलडोजर को एक तरह से हथियार बना लिया गया है टू कीप माइनॉरिटी अंडर चेक, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और गाइस जो जहांगीरपुरी वाला केस इसी तरह का केस था डिमोलिशन का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टेटस को मेंटेन करने को कहा था, ठीक है। और इस केस की अगर बात करें तो 6 फॉर्मर एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज प्लस 6 सीनियर एडवोकेट ने जो है सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया है कि वो स्यूमोटो एक्शन ले इसमें, ठीक है। और देखना होगा ये लेती है कि नहीं, लेकिन एक चीज़ गाइस क्लियर है कि जो ये वाला रिस्पांस है गवर्नमेंट का, ये कंप्लीट एब्यूज ऑफ पावर है और चैलेंज है रूल ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। और गाइज इसमें कम्प्लीटली लैक करता है ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला जो हम लोग का एडिटोरियल है गाइज, उसका टाइटल है अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स, ठीक है। इस एडिटोरियल में गाइज जो राइटर हैं उनने लिखा है कि जो हम लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं आगे जो रिस्पॉन्स है कोविड को लेके वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स है उसको उसमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग ने देखा है कि सीरियसली रिसेंटली जो है जो केसेस है उसमें स्पाइक्स हुआ है, केसेस जो है बहुत ज़्यादा से बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज लाने की ज़रूरत है गाइज, क्यों ये चेंज लाने की ज़रूरत है, ये सब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज एडिटोरियल। इसका जो सब हेडिंग है गाइज उसका वो उसमें लिखा है कि द पॉपुलेशन वाइज एप्लीकेशन ऑफ पैंडेमिक रिस्पॉन्स कैन बी ट्रांजिशन टू बी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। जो पॉपुलेशन वाइज एप्लीकेशन ऑफ पैंडेमिक रिस्पॉन्स है, जो पॉपुलेशन वाइज रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, वो अब इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन लेवल पे होना रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की जो डेली केस है वो 8,000 से ज़्यादा आने लगे हैं अब। 100 दिन बाद ऐसा हुआ है कि इस लेवल पे इतने ज़्यादा स्पाइक्स हम लोग को देखने को मिले हैं, ठीक है। बट जो हॉस्पिटलाइज केस की बात करें तो वो काफ़ी कम है, ठीक है, ठीक है। या तो मीडियम या तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस जो हैं वो केस काफ़ी कम हो गए, ठीक है। तो दो चीज़ में कमी देखने को मिली है, हालांकि केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन दो चीज़ में कमी देखने को मिली है, मॉडरेट और सिवियर केस कम है, और दूसरा जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होने के का नंबर है वो काफ़ी कम है। कुछ लोग का ये भी मानना है कि फोर्थ नेशनल वेव की शुरुआत है, ठीक है, लेकिन इमीडिएट नेशनल वेव को आना इम्पोरेबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इमीडिएट नेशनल वेव अभी कोई हाल ही में कोई नेशनल वेव नई वेव आए ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इस समय आप देखेंगे तो वर्ल्ड में जो ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट है, B1529 वाला जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ठीक है, वो मेजर कंसर्न बना है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो अभी इंडिया में ये वाला वेरिएंट नहीं आया है, ठीक है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे डोमिनेंट वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो है BA.2, ठीक है, सब लीनियज है इसी का। और दो नए वेरिएंट हालांकि देखने को मिले हैं, BA.4 और BA.5 केस, मतलब उतना ये खतरनाक वेरिएंट नहीं है। तो गाइज इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जो BA.4 और BA.5 जो है उनकी वजह से मेजर सर्च देखने को मिला है रिसेंटली, अभी हाल ही में जो सडन स्पाइक हुआ है, तो कोई एविडेंस नहीं है कि BA.2 सब लीनियज की वजह से हो रहा है। तो जो कंसर्न है अबाउट अनदर नेशनल वेव, वो हाल ही में कुछ नए ऐसा हो कि नई वेव आ जाए, ऐसा बहुत अनलाइकली
ही है। ठीक है, ठीक है। तो ऑनगोइंग जो है केस जो राइज हुए हैं, तो इसके लिए गाइज ये जो राइटर है ये कहते हैं कि इन केसेस के लिए जो है गवर्नमेंट को एक फ्रेश अप्रोच अपनाना पड़ेगा। जो अब तक जो गवर्नमेंट का अप्रोच हुआ है, जो कोविड जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, तब जो गवर्नमेंट का अप्रोच है उसको चेंज करके अब गवर्नमेंट को एक नया अप्रोच अपनाना पड़ेगा। इन सब के बाद ये सवाल आता है कि तो फिर ये बढ़ क्यों रहा है, जब BA2 की वजह से नहीं बढ़ रहा है, और जो कि डोमिनेंट फैक्टर है इंडिया में, और B1529 जो इंडिया में अभी आया ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो BA4 और BA5 है, इनका बहुत मिनिस्कुल बहुत कम वो है, डैमेज है, तो ये केस बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, इसका आंसर जानने के लिए हम लोग को जो है एपिडेमियोलॉजी ट्राइड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट गाइस, ये कहता है कि जो कोई भी इन्फेक्शन उसके तीन कॉज होते हैं। ठीक है, पहला एजेंट, दूसरा होस्ट, और तीसरा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एजेंट की हम लोग बात करें तो हम लोग ने देखा है कि कुछ वेरिएंट्स आए हैं, कुछ चेंज हुए हैं। पहले जो वेरिएंट्स थे इंडिया में उनका म्यूटेशन हुआ है और कुछ चेंज हुआ है, बट ये चेंज उतना बड़ा नहीं है और उस लेवल का नहीं है कि वो इतने ज़्यादा स्पाइक्स दे सके। ठीक है, बहुत माइनर, लार्जली जो वेरिएंट है वो सेम रहा है, उसमें कोई नया, बहुत ही ज़्यादा नया वेरिएंट ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, होस्ट की बात करें तो गाइज ये बात सही है कि कुछ टाइम के बाद, वैक्सीन के कुछ टाइम के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में वो कम हो जाती हैं, लेकिन क्या सारे केस इसी की वजह से हो सकते हैं? तो ये भी, इसका भी आंसर है नहीं। इतनी ज़्यादा केस होना सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों में एंटीबॉडी कम हो गई होगी जिनने बहुत पहले वैक्सीन लिया होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर फिर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो इंक्रीज इन इन्फेक्शन तो है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है लोगों का वो बहुत कम है। तो ये एक तरह से एविडेंस है कि जो इम्यूनिटी का जो है वो कम नहीं हो रहा है, और इम्यूनिटी अभी भी होल्ड कर रही है। ठीक है, तीसरा जो फिर आ जाता है फैक्टर गाइज, वो इन्वायरमेंट का फैक्टर। ठीक है, और लास्ट में कुछ मंथों में हम लोग ने देखा है कि जो ट्रैवल और सोशल गैदरिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब बढ़ गई हैं। ठीक है, और जो फेस मास्क वाला जो बिहेवियर था उसमें काफ़ी कमी आई है। ठीक है, तो ये इसको कहा जा सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा चेंज, इसकी वजह से जो ये केस है वो राइज कर रहा है। और गाइज ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जिसने रेस्पिरेटरी वायरस के बारे में पढ़ा होगा, उसको जानता होगा, या फिर डिसीज का जो एक्सपर्ट है वो कहेगा कि वो बताएगा आपको कि जो कोविड-19 है यहीं पर रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अब क्या होगा आगे, हम लोग को देखने को मिलेगा लोकलाइज्ड कोविड-19। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि केरला में ये वायरस फैल गया, इस साइड ये वायरस फैल गया। ठीक है, इतने वायरस से ये डेथ हो गई, तो हम लोग को ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, इन फ्यूचर मार्च 2020 की बात करें तो आप हम लोग को पता है उस समय कितना डैमेज हो रहा था इंडिया को, कोरोना की वजह से कितनी डेथ हो रही थी डेली। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उस समय तो ये पब्लिक हेल्थ इशू था, पब्लिक हेल्थ कंसर्न उस समय था। लेकिन अभी जो ये है कोविड-19, ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है, एक इंडिविजुअल हेल्थ इशू है। 27 मंथ यानी अभी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मार्च 2020 से 27 मंथ बाद, यानी जून 2022 में। अभी क्या सिचुएशन है कि 90% जो है उनने 90% जो लोग हैं उनने एटलीस्ट 1 शॉट ले लिया है वैक्सीन का, और 88% लोग ऐसे हैं जिनने 2 शॉट ले लिया है। ठीक है, दोनों वैक्सीन ले लिया है। ठीक है, प्लस लोगों को जो है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कोरोना के बारे में। ठीक है, ना अब क्या है गाइज, अब जो कोरोना ये है पब्लिक हेल्थ इशू नहीं है, अब एक इंडिविजुअल हेल्थ इशू है। तो गाइज इसके लिए गाइज जो डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए। इसलिए गाइज ये कहते हैं कि हम लोग को जो डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये कह रहे हैं कि हालांकि जो राइज हुआ है केस में, इसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 5 प्रॉन्ज जो स्ट्रेटजी थी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये जो स्ट्रेटजी हम लोग ने पास्ट में अपनाई है, इनको अब इसमें इसका अभी इस टाइम के हिसाब से, इस अप्रोच का इस समय की स्ट्रेटजी के हिसाब से बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना चाहिए, रिविजिटेड करना चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले ये कहते हैं कि अर्जेंटली रिवाइज्ड इंडिकेटर। हम लोग का जो इंडिकेटर था अब तक, जो कोरोना जो सीरियस इशू था तब, तो वो था कि मॉनिटर करना और ट्रैक करना इन्फेक्शन को और पॉजिटिव जो केसेस थे उनको। ठीक है। अब लेकिन इस टाइम के हिसाब से जो अभी सिचुएशन है, इस टाइम पे ये इस मॉनिटरिंग का और इसका कोई खास यूटिलिटी नहीं है। जो डेली न्यू सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए, प्लस जो हॉस्पिटलाइजेशन केस हैं, कितने जो जो हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए। और कोई भी जगह गाइस, कोई भी लोकल एरिया, एनी सेटिंग, ये कहते हैं कि जहाँ पर स्पाइक्स देखने को मिला है केस में, अगर कोई छोटी कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग को स्पाइक्स देखने को मिल रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको प्रायोरिटाइज करने चाहिए, किस लिए? एक्सपेंडेड जेनोमिक सीक्वेंसिंग के। तो वहाँ का जो वायरस है, उन लोगों उस जगह में जो डोमिनेंट वायरस है, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करने चाहिए। ठीक है। जिससे हम लोग को पता चल सके कि जो वो वाला वायरस है वो वही कोई नया वेरिएंट है या फिर ओल्ड वाला ये वेरिएंट है। ठीक है। और नया वेरिएंट है तो जिससे हम लोग थोड़ा सीरियसली उस पर काम कर सके। ठीक है। प्लस जो सबसेट ऑफ सिम्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्टोमेटिक केस है उनको ट्रैक करना चाहिए। और गाइज ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज होना चाहिए बिटवीन हेल्थ डिपार्टमेंट एंड इस इंसाकॉग। ठीक है। जो नेटवर्क है, इंसाकॉग क्या है? नेटवर्क है जो जेनोमेटिक सर्विलेंस कर रहा है। फिर तीसरा ये कहते हैं गाइज कि जो सार्स और कोविड 19 का रिस्क है इन इंडिया और वर्ल्ड, वो ऐसा नहीं है कभी जीरो हो पाएगा। हमेशा हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि लोकल जगह पे वो केस मिलता रहता है। ठीक है। जैसे हम लोग केरला में सुनते हैं कि जीका वायरस फैल गया, तो ऐसा ही होने वाला है कोविड 19 के साथ। ठीक है। तो और फेस मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग से ये पता है कि ये प्रूवन है, ये इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। बट जो बेनिफिट है इंडिया में वो इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा होगा रेदर देन पॉपुलेशन लेवल पे। तो ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनका भी कंटिन्यू रहना जरूरी है। उसको फिर से नहीं रोक सकते हम लोग, फिर से वो नहीं कर सकते। ठीक है। बट फेस मास्क का जो रिकमेंडेशन है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है। और एविडेंस गाइडेड होना चाहिए। और हर जगह पे एक ही तरह का रिस्पॉन्स या एक ही तरह का रेगुलेशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है। और साइंस कम्युनिकेशन और पब्लिक एजुकेशन के थ्रू हम लोग को इसको प्रमोट करना चाहिए रेदर देन कोअर्शन। ठीक है। लोगों में वॉलंटरी प्रमोट करना चाहिए जो फेस मास्क है। ठीक है। ठीक है। और खास तौर से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसमें। ठीक है। और मैंडेटरी फेस मास्क रिक्वायरमेंट जो है स्कूल्स के लिए, वो अनसक्सेसफुल ही होगा। ठीक है। अनसक्सेसफुल है, अनसाइंटिफिक और विदाउट एविडेंस है कि वो कुछ वर्क करेगा। ठीक है। फॉर स्कूल चिल्ड्रन सच गाइडलाइन शुड बी वॉलंटरी विदाउट इनडायरेक्ट कोअर्शन इन अनलाइक द केस ऑफ सम स्टेट। तो ये कोअर्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए, गाइड उसके नहीं थ्रू होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है। फिर गाइज इसमें बात की गई है बूस्टर शॉट की। तो ये फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि जो थर्ड शॉट है उसका कुछ हम लोग को वो मिला है, उसका फायदा मिला है और देखने को मिला है और स्टडीज में पता चला है कि वो इफेक्टिव है। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ शॉट जो है वो उसका मार्जली और वेरी शॉर्ट लास्टिंग उसका रिजल्ट है। करे स्टडी से ये पता चला है और उनकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम लोग ने देखा है कि 3 वेव्स आ चुके हैं और 2 शॉट्स जो है वो लगभग 88% लोगों ने ले ले चुके हैं। ठीक है। तो हार्ड इम्यूनिटी वैसे ही आ चुकी होगी इंडिया में। हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक बार अगर वायरस फैल जाता है तो लगभग सब जो पॉपुलेशन है वो उसके अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करने लगते हैं, यानी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है, इम्यूनिटी उसके खिलाफ क्रिएट हो जाती है, तो लेस चांस होता है उसको दोबारा उतना इम्पैक्ट दे पाना। ठीक है। तो हार्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी सब में आ चुकी है। जो इंडिया का केस है उसमें 3 वेव्स और 2 शॉट्स से ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसकी इनमें जो इम्यूनिटी है वो बहुत से लो इन्फेक्शियस कंट्री जो है उनसे ज़्यादा है। फिर पॉलिसी मेकर्स को क्या ये गाइस कहते हैं कि इसलिए जो को काफ़ी प्रैग्मेटिक रहना पड़ेगा और ठीक है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी सर्च देके हम लोग कहीं किसी भी जगह तो लोग जो है वो रश करने लगे नए एक और शॉट लेने के लिए वैक्सीन का। ठीक है। तो गाइज अगर ऐसा है कि थर्ड शॉट तक ही केवल काम चल रहा है, थर्ड शॉट तक ही केवल अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है, तो जो करेक्ट वे तो ये होगा कि जितना डिले लें थर्ड शॉट को उतना बेटर है। ठीक है। सिमिलरली जो रेशनल है वैक्सीनेट करने का 12 ईयर से कम बच्चों को, उसमें कोई रेशनल समझ में नहीं आता है। ठीक है। ऐसा कहना है इनका।
राइटर का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये कहते हैं गाइस कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो इंडिया की जो एजेंसी है, इनका जो इस पे कोविड-19 पे फोकस है, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा डिसअप्रोप्रिएटली है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फोकस है कोविड-19 के लिए, ठीक है। हालांकि ये कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन इंडिया के पास और भी जो चैलेंज है उस पे जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस समय पॉलिसी मेकर्स का, ठीक है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, और सी बीमारी हो गई जो ज़्यादा जिस पे पॉलिसी मेकर्स का इस समय राइट फोकस होना चाहिए, ठीक है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग हेल्थ चैनल जैसे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट बी डन, ये लिखते हैं कि 1918 और 20 में हम लोग ने देखा था कि जो फ्लू पेंडेमिक है वो काफ़ी तेज़ी से फैला था। तो उस समय इन्फ्लुएंजा का लोगों को पता चला था। इन्फ्लुएंजा जो आज भी कंटिन्यू है हम लोग के साथ, ठीक है। और हर दिन कहीं ना कहीं हम लोग सुनते हैं किसी ना किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वेरी लार्ज स्केल पे हो जाता है वो। कई बार तो आउटब्रेक भी होता है, जैसे 1957-58 में हुआ था और 1968 में हुआ था, दो एपिडेमिक्स भी आए थे, ठीक है। ये भी आते रहते हैं, ठीक है। हालांकि उतना रेगुलर नहीं है, लेकिन आउटब्रेक्स तो रेगुलर है ना। और इन्फ्लुएंजा हम लोग डेली ये तो सुनते हैं कि डेली किसी ना किसी को है। तो उस समय तो ये काफ़ी कंसर्न का मैटर था जब पहली बार आया था, ठीक है। लेकिन अब ये एक तरह से पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही जो कोविड-19 है इसके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो ये कहते हैं कि जो कोविड-19 है गाइज इसके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो इसलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनका जो पॉपुलेशन वाइज जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है इसमें चेंज करना चाहिए और इसको इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के रूप में बदलना चाहिए। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स होना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग वनरेबल, जो वनरेबल है, वनरेबल पीपल जो है उनको प्रमोट जो है उनको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और फेस मास्क और को वॉलंटरी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और कोविड-19 सर्विलेंस और लोकल कोविड-19 डाटा पे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें जो लोकल कोविड-19 डाटा है। और फिर ये एंड करते हैं अपने एडिटोरियल का ये कह के कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग टू लिव विद कोविड-19। अगला जो हम लोग का एडिटोरियल है गाइज उसका टाइटल है अ पॉवर्टी ट्रेंड इन द सर्च ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका गाइज जो क्या है ना कि हम लोग देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पिछले कई सालों में जो कोई भी हम लोग के पास अच्छा डाटा नहीं है जिस पे ये बताया जा सके, एस्टिमेट किया जा सके जो पॉवर्टी लेवल है इंडिया में उसमें क्या चेंज आ रहा है। वो घट रहा है, घट तो रहा है, लेकिन उसमें जो उसके जो डाटाज हैं हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें उस चीज़ को लेके इसमें उस चीज़ को लेके ये एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। तो इस एडिटोरियल का जो सब हेडिंग है वो है द डिले इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे लीव अस अनश्योर ऑफ द स्टडीज। गाइस राइटर कहते हैं कि जो हम लोग ने नोटिसेबल अब्सेंस देखा गया है इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक पीरियडिकली, ठीक है, बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो कोई भी जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन है वो उसका अब्सेंस है इस समय, ठीक है। लास्ट के कुछ सालों में जो कोई भी डाटा है वो हम लोग को देखने को नहीं मिला है, जिससे क्या हुआ है गाइज जो एस्टिमेट है पॉवर्टी का वो नहीं फाइंड आउट किया जा पा रहा है। तो गाइज जो पॉवर्टी है उसका एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, खासकर से इंडिया के लिए, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल जो है वो उसकी है इंडिया में, ठीक है। तो लार्ज ऑफिशियल एस्टिमेट जो किया गया था वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2011-12 में, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग के पास हाउस होल्ड कंजप्शन का कोई भी डाटा नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमकी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसको हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस समय नहीं एस्टिमेट कर पा रहे हैं। और फिर जो कहते हैं गाइज रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है एनएसएसओ ने लिया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017-18 में, गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और उसको डिफेक्टिव बोल दिया, ठीक है। तो और ये कह रहे जो राइटर है इनका कहना है कि जो डिसीजन है वो किसी एक्सपर्ट के एडवाइस पे लिया था या अपने उस पे लिया था, ये हम लोग को नहीं पता, ठीक है। खैर फिर ये कहते हैं कि जो लीक वर्जन है इस रिपोर्ट का, इस सर्वे का उससे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है जिससे ये पता चलता है कि जो कंजम्पशन है वो डाउन किया है 2011 और 12 के बाद, ठीक है। 2012 और 11 के लेवल 11-12 के लेवल से कंजप्शन जो है वो डाउन किया गया।
डाउन हुआ है, ठीक है। और एक लीडिंग इकोनॉमिक कमेंटेटर है, उनने स्टेटमेंट दिया था हाल ही में कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कंजम्पशन डाउन जा रहा है, पॉवर्टी जो है वो अप जा रही है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट जो नेशन की इनकम है या फिर नेशन का जो जीडीपी है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये राइटर कहते हैं कि ये मैंने मेरे पुराने इनने खुद अपने पुराने आर्टिकल्स में ये एक्सप्लेन किया है कि ये वाला जो लॉजिक है ये बकवास है। तो सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पॉवर्टी सॉरी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो गाइज इनका कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो शिफ्ट हो जाए और जो गरीब लोग हैं उनको उनकी जो इनकम है वो घट जाए और जो अमीर लोग हैं या फिर जो अपर साइड पे हैं, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ जाए। तो इससे भी जो है नेशन जो है वो ग्रोथ करेगी। लेकिन गरीब लोग की जब इनकम कम हो जाएगा, जब उनके कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो पॉवर्टी भी उससे बढ़ेगी। और यूनियन गवर्नमेंट का जो रिजेक्शन है 2017-18 का सर्वे जो एनएसएसओ ने किया था, इससे क्या हुआ है, इससे हम लोग के पास कोई डाटा नहीं पता बचा है, जिसकी वजह से जो पूरा डिकेड है जो 2011-12 से लेके 19-20 तक, इसके पॉवर्टी एस्टिमेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ है गाइज, दो रिसेंट स्टडीज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा आई हैं, ठीक है, जिसे फंड बैंक भी कहते हैं। तो इन बैंक के द्वारा जो है स्टडीज हैं वो रिलीज हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डाटा जो है वो है भल्ला, भासिन और विरमानी, ये तीन जो है उसमें उनने काम किया है, इन तीन लोग ने। सेकंड स्टडी है वो की गई है बाय रॉय एंड वंडर वीड, ठीक है, वंडर वेड, ठीक है, उनके द्वारा। तो दोनों ही स्टडीज पब्लिक में है और दोनों ही जो स्टडी है गाइज वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि डाटा ही नहीं है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का, इसलिए जो इन दोनों स्टडीज ने स्ट्रॉन्ग अंजम्पशन मेड किया है। बट राइटर कहते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो इनका एस्टिमेट है वो फेस वैल्यू पे है। गाइज दोनों ही जो स्टडीज है इसमें जो बेस माना गया है पॉवर्टी का वो $1.9 पर डे माना गया है। जिसकी इनकम इससे कम है उनको पुअर कहा गया है, और जिनकी इनसे ज़्यादा है उसको नॉन पुअर कहा गया, ठीक है। और जो रॉय और वेंडरवेल्ड की जो स्टडी है उसमें जो पॉवर्टी की बताई गई है वो ट्वाइस बताई गई देन भल्ला, भासिन और विरमानी की जो स्टडी है उसमें, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो भल्ला में जो पॉवर्टी का एस्टिमेट बताया गया है, ठीक है, वो सीधे हाफ बताया गया है देन रॉय के स्टडीज़ पे, ठीक है। लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ है, जैसे दोनों स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन कर रही है। उसका डिक्लाइन जो पॉवर्टी का जो डिक्लाइन है वो एसिलेट कर रहा है, मतलब पॉवर्टी जो है तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। जो पहली वाली स्टडीज़ है यानी रॉय वाली स्टडीज़ में, उसमें 2014-15 को माना गया है कि 2014-15 से जो है असली में जो एसिलेट करना शुरू किया गया है। जबकि भल्ला की जो स्टडीज़ है, भल्ला, विरमानी और बसिन की, उसमें 2016-17 को कहा गया। 2016-17 वाले साल से जो पॉवर्टी का रिडक्शन है वो एसिलेट करना शुरू किया है, ठीक है। इकोनॉमी तो ग्रोथ वो में कम हुआ है, वो हमें पता है। 2017-18 से इकोनॉमी जो है वो उसमें डिक्लाइन इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है। और लेकिन ये नहीं कह जा सकते हम लोग खुद से ये नहीं कह सकते कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला है इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो बढ़ रहा होगा, है ना। और इकोनॉमी का ग्रोथ करना, स्लो डाउन करना और पॉवर्टी रिडक्शन, ये कुछ नई बात नहीं है, कोई वो नहीं है, ये पहले भी। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं ये कि जो 1960s का जो डिकेड है उसमें पहला सिग्निफिकेंट डेंट देखने को मिला था पॉवर्टी में। जो सिग्निफिकेंट पॉवर्टी का रिडक्शन है वो हम लोग को 1960 में देखने को मिला था। मिड 60s में क्या हुआ था कि जो ग्रोथ है इंडिया का वो स्लो हो गया था, ठीक है। लेकिन पॉवर्टी जो है उसके बाद भी डिक्लाइन करना कंटिन्यू था, ठीक है। और इवन जो ग्रोथ है जो होल डिकेड में स्लो रहा है, फिर भी जो हम लोग ने देखा है कि पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन किया है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो इकोनॉमिक वाइड ग्रोथ है वो डिक्रीज़ किया है इन इंडिया, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें पता होगा आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था कि तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की आज भी और उस समय भी, वो जो एग्रीकल्चर है उसी में काम करती है। तो उनकी वजह से जो उनकी इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो उसमें जब बढ़ोतरी देखने को मिली तो उनके पास क्या था, उनके पास ज़्यादा पैसा था उनके हाथ में, उनका कंजप्शन ज़्यादा था, तो वो पॉवर्टी से
उनको उनमें मतलब पॉवर्टी रिडक्शन, उस टाइम पॉवर्टी रिड्यूस हुई थी। फिर गाइज इसमें डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट की बात की गई है। ठीक है, कोई भी सर्ज इस समय ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट किसी भी सेक्टर में नहीं है जो कंपेयर किया जा सके। ठीक है, उस समय की जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रिवॉल्यूशन था, यानी 1960 का जो रिवॉल्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके कंपेरेबल में 2016-17 के बाद कोई भी सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया है। तो ये कहना कि गैस 1960s की तरह इस बार भी जो इकोनो वही तो ये कहना कि गैस 1960 की तरह इस बार भी जो है भले ही इकोनॉमी डाउन है, थ्योरेटिकली कुछ शिफ्ट देखने को मिला है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में, बट ये कहना कि जो लोअर इनकम ग्रुप के पास जो वो शिफ्ट लोअर इनकम ग्रुप की तरफ शिफ्ट कर गई होगी इकोनॉमी, ये बकवास है। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में ये कहते हैं कि जो PLFS है, पीरियोडिकली लेबर फोर्स सर्वे जो है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, उसके उसमें उस सर्वे में पता चला है हम लोग को जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज किया है शार्पली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, और वो जो है वो हायर रहा है, रिमेन्स हायर देन मोस्ट ऑफ द ईयर्स ऑफ डिकेड। तो ज़्यादातर जो साल के जो ज़्यादातर डिकेड के जो साल है उनसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो ये इमेजिन करना कि जो पॉवर्टी में रिडक्शन है वो हुआ होगा, ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, एक वेबिनार में गाइस जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ऑन जून 9th of June, उसमें जो राइटर है उनने सवाल भी किया था फंड बैक स्टडीज़ के एक ऑथर के से कि किस बेसिस पे जो आपने ये बताया कि दोनों जो स्टडीज़ हैं उसमें जो रिडक्शन है वो हुआ है पॉवर्टी में। तो उनका आंसर था गाइस कि जो इन्फ्लेशन है वो 2014 से कम रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो रियल वेज ग्रोथ है वो हुआ है, और जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, इसलिए जो पॉवर्टी है उसमें कम रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो गाइज ये राइटर कहते हैं कि इनने जो खुद कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो जो 2015-16 से और 2019-20 का डाटा, 2015-16 इनने इसलिए लिया क्योंकि ये जो मिडिल ईयर है, मिड जो दोनों स्टडीज थी, एक ने 2014-15 में कहा था कि जो पॉवर्टी का जो डिक्लाइन है उसमें असलेशन देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरे ने 2016-17 में कहा था। तो इनने राइटर ने जो है इन दोनों का मिडिल ईयर ले लिया है, 2015-16 वाला साल ले लिया। ठीक है, और जो दोनों स्टडीज थी उसमें 2019-20 के डाटा तक की स्टडी थी। तो ये जो एंड पॉइंट है वो 2019-20 ले लिया। जो वेज ग्रोथ है वो फाउंड आउट वो करने की कोशिश की है फॉर नॉन एग्रीकल्चर लेबर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चर लेबर के जो है उसमें कैलकुलेशन के बाद इनने क्या देखा कि जो एनुअल रियल वेज है, ठीक है, वो या उसमें जो रेट है उसमें या तो नेग्लिजिबल ग्रोथ हुआ है या नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, यानी डिक्लाइन किया गया है। ठीक है, डिक्लाइन किया है फॉर 4 आउट ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल में जो 2015-16 से लेकर 2019-20 का जो 5 साल है, इन 5 साल में से 4 साल के लिए या तो नेग्लिजिबल ग्रोथ हुआ है या तो डिक्लाइन किया है। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स गाइज इनने फाउंड आउट किया है कि जो एनुअल रियल वेज ग्रोथ है वो नेगेटिव रहा है 3 साल के लिए। ठीक है, इसमें 3 साल के लिए रहा है। ठीक है, प्लस जो पॉजिटिव रहा है 1 साल के लिए, पर सिर्फ 1%, 1 साल ऐसा है जिसमें 1% से ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, यानी 1% से ज़्यादा वेज ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इससे पता चलता है हम लोग को कि गाइज जो रियल वेज ग्रोथ है वो रियल वेज ग्रोथ है सिंस 2015-16 से वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो आंसर था इनका, ऑथर जो थे फंड बैंक का, कि सिंस इन्फ्लेशन स्लोअर डाउन हुआ है 2014 से, तो इसकी वजह से रियल वेज ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी होगी, इसलिए जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन हुआ है। ये पूरा गलत स्टेटमेंट है, गलत नहीं मतलब ये इसमें जो है अभी भी थोड़ा डाउट है। ये इनका ये कहना है राइटर का कि ये जो स्टडी है ये शुड नॉट बी टेकन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट फंड बैंक्स एस्टिमेट। ये एक तरह से चैलेंज की तरह नहीं देखना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है। ठीक है,
बट ये अंडरलाइन करता है कि हम लोग को एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए इन जो स्टडी है उसके लिए इनसे, ठीक है। ये कहते हैं फिर गाइस, तो हम लोग को जो ड्राइवर्स ऑफ पॉवर्टी है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग रिमेडियल एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, ठीक है। फिर ये कहते हैं सबसे पहले तो हम लोग को जो अच्छा डाटा जो है, रिलायबल डाटा, वो पता होना चाहिए विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हो, ठीक है। फिर ये 1997 का एग्जांपल देते हैं। उस समय क्या हुआ था कि प्लानिंग कमीशन ने शो किया था कि जो 1993 से 1994 वो के साल में, ठीक है, जो पुअर्स है उसकी वैल्यू, उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और जो पॉवर्टी रिडक्शन है उसमें जो है डिक्लाइन देखा गया था। यानी जो पॉवर्टी रिडक्शन का रेट था उसमें कम हो गया था, यानी धीरे से उतना तेज़ी से पॉवर्टी रिडक्शन नहीं हो रहा था, और जो पुअर पीपल थे उनका नंबर इंक्रीज हुआ था 1993-94 में, ठीक है। और 1991 में आपको पता होगा रिफॉर्म लाया गया था। तो गाइज ये अगर गवर्नमेंट उस समय चाहती तो इसको रोक सकती थी, क्योंकि उसके रिफॉर्म पे डाउट होता ना कि ना रिफॉर्म किया है और अगले ही साल जो है पॉवर्टी बढ़ने लगी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं रोका था। और हम लोग डिकेड बाद क्या देखते हैं कि जो रिफॉर्म है उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। अगला जो हम लोग का एडिटोरियल है गाइज वो है इन श्रीलंका क्राइसिस अ विंडो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो गाइज इसका जो सब हेडिंग है उसमें लिखा है द फ्रूटेशन ऑफ आइडिया ऑफ श्रीलंका साउथ इंडिया सिंगल मार्केट सब रीजन कैन बूस्ट ग्रोथ अक्रॉस पल्क स्टेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है उसको पल्क स्टेट कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये इस एडिटोरियल में गाइज क्या है कि जो श्रीलंका और साउथ इंडिया का जो इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, आपको पता होगा। तो इन लोग में जो है जो इकोनॉमिक टाई अप्स है, जो इकोनॉमिक कोलेब्रेशन है उसको बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। और उस पर चर्चा की गई है कि कैसे वो बेनिफिशियल रहेगा दोनों साइड को, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज ये एडिटोरियल, ठीक है। इसमें कहते जो राइटर है ये कहते हैं जो हाल ही में इंटरव्यू है श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर का एक इंडियन टीवी चैनल के साथ, उसमें उनने बोला है कि जो उसमें उनने एक ऐसे टॉपिक पे इन्फेसाइज किया है जो काफ़ी बहुत कम जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है जिसको, बट स्टिल वो बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इंडिया श्रीलंका रिलेशन का, ठीक है। उनने बात की है जो कम्युनिटी बिटवीन साउथ इंडिया और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के लोगों के बीच में जो कम्युनिटी है उसकी बात की है, ठीक है। उनने कहा है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे की प्लेस पे आराम से फिट हो सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया के लोग वहाँ पर जाएं तो उस सोसाइटी में, और श्रीलंका लोग इंडिया में आए तो साउथ इंडिया में बहुत आसानी से फिट हो सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है गाइस कि उनने पहली बार ये ऐसा कहा है, उनने पहली बार इसको तरफ ध्यान दिया है, और पहले भी वो जो है इस तरह की बात कर चुके हैं। जब सेकंड टर्म में जो विक्रम सिंघे जब आए थे, चेन्नई में आए थे और लेक्चर डिलीवर कर रहे थे अगस्त 2003 में, तब भी उनने ये कहा था, ठीक है। और तब भी उनने डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका एंड साउथ इंडिया सब रीजन एज अ सिंगल मार्केट की बात की थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पहली बार ही ऐसे अचानक से बात करने लगे, ठीक है। और उनका उस समय 2016 में उनने साउथ एशियन डायस्पोरा कन्वेंशन जो था सिंगापुर में, उसमें कहा था कि जो दोनों यूनिट है जो है, एक पहला जो इंडिया के 5 साउथ स्टेट्स हैं और दूसरा श्रीलंका, दोनों मिलके 500 बिलियन के इकोनॉमी है और 270 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो श्रीलंकन एशियन कंट्री जो है, तो गाइज जो प्रेजेंट का इकोनॉमिक क्राइसिस है इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये दोनों कंट्रीज और क्लोज आई हैं और कन्वर्जेंस की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया का जो मीडिया है उसने काफ़ी वाइडली कवर किया है जो सिचुएशन है इस समय श्रीलंका की, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझते हैं, श्रीलंका के बारे में काफ़ी जान चुके हैं इस समय की सिचुएशन के बारे में, और काफ़ी एम्पेथेटिक भी हैं श्रीलंका से, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसकी वजह से इंडिया ने जो है काफ़ी सपोर्ट दिया श्रीलंका को, जैसे 3 बिलियन का एड अब तक दे चुकी है, प्लस जो एसेंशियल आइटम्स है वो भी सप्लाई किया है, ठीक है। और भी ऐड की बात करें तो गाइज रिसेंटली अभी श्रीलंका और एक्सिम बैंक ने उसने क्या किया है कि 55 मिलियन का शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट दिया श्रीलंका को,
ठीक है, टू फैसिलिटेट द क्या, ताकि जो यूरिया का प्रोक्योरमेंट है श्रीलंका वो पूरा कर सके, जिसकी वजह से उसके जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो सके। अभी पता होगा आपको, निर्मला सीतारमन कुछ ही महीने पहले आईएमएफ के जो मैनेजर डायरेक्टर थे उनसे मिली थी। ठीक है, उनने श्रीलंका के लिए अर्ज भी किया था कि श्रीलंका की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो तमिलनाडु है इसने जो प्रॉमिस किया 123 करोड़ का एड टोटल देने के लिए, जिसमें इंक्लूड करेगा 40,000 टन का राइस। ठीक है, प्लस 137 टाइप्स का जो सेविंग ड्रग्स है वो। ठीक है, प्लस 500 टन्स का जो मिल्क प्रोडक्ट, ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट जो हैं वो भिजवाएगा तमिलनाडु। ठीक है, जिसका फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है। और जो अभी सीएम की मीटिंग हुई थी, जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका के इंडिया में, मिलिंदा मारोगोडा, उनसे, ठीक है, तो उनका कहना है कि हम लोग सेकंड कंसाइनमेंट जल्दी ही भिजवाएंगे। ठीक है, और गाइज जो बैगेज ऑफ हिस्ट्री एज अ हर्डल, अगला जो सबटाइटल है इसमें वो है बैगेज ऑफ हिस्ट्री एज अ हर्डल। तो क्या हुआ है कि हिस्टोरिकल ऐसा देखा गया है कि जो कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से जो श्रीलंका की मेजोरिटी है सिंगलिस्ट पीपल, वो काफ़ी नेगेटिव है इंडिया को लेके। ठीक है, अब इंडिया को एज अ थ्रेट देखती है। ठीक है, अभी एक मेंशन है जोहान पेरेरा, ये एक एक्टिविस्ट है, उनका मेंशन है। ठीक है, उनने एक डिस्कशन में जो प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें बताया कि जो सिंगालीज हैं वो इंडिया को एज अ थ्रेट देखते हैं। ठीक है, और क्यों? क्योंकि जो एक हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल ऐसा हुआ है कि साउथ इंडिया के किंग ने एक बार इन्वेट किया था श्रीलंका को, और जो वहाँ के सिंगालिस किंग थे उसको हम्बल्ड किया था, उसको हटा के उसको रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, फिर 1983 का जो एंटी तमिल प्रोग्राम जो है वो भी उस सपोर्ट किया था इंडियन ने, जो रेबल्स थे श्रीलंका के, उसको। तो ऐसे इसी इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इंडिया को एक तरह से नेगेटिव इमेज है वहाँ पर, की वजह से इंडिया भले ही ज़्यादा पार्ट लेना चाह रहा हो श्रीलंका के डेवलपमेंट में आफ्टर सिविल वॉर, लेकिन जो रोल है अभी भी काफ़ी मेजर रोल नहीं प्ले कर पाया। अभी भी काफ़ी मॉडरेट रोल है, रोल ही इंडिया प्ले करता है श्रीलंका की जो डेवलपमेंट में। कहने का मतलब है उतना कोलेब्रेशन दोनों कंट्रीज में नहीं हुआ है। और हाल ही में देखा है कि फरवरी 2021 में जो राजपक्सा रिजाइन थी, इसने यूनिटरली जो ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट था इंडिया, श्रीलंका और जापान के बीच में, जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था वो बनाने के लिए, उसको जो है स्क्रैप कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, और हालांकि रीज़न जो है वो दिया गया था कि जो लेबर यूनियन है वो इसके अगेंस्ट है, जो वर्कर यूनियन है वो इसके अगेंस्ट है, लेकिन ये एक्शन था यूनिलेटरी जो स्क्रैप करने का, ये इससे भी इस जो है ये भी एक नेगेटिव हिट था रिलेशन में। हालांकि इसके बाद कुछ अदर जो अलग प्रोजेक्ट्स है वो दिए गए थे इंडिया को, जैसे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का। ठीक है, और त्रिनकोलमली ऑयल टैंक जो फार्म है उसको बनाने का, फिर साथ ही साथ कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बनाने की बात की गई थी। और अनदर प्रोजेक्ट्स के हम लोग बात करें तो कोलेबोरेशन था बिटवीन एनटीपीसी, इंडिया की जो एनटीपीसी है उसका सीलोन की एक एजेंसी के साथ, जो कि कैंसिल कर दिया गया है। जो संपूर है वहाँ पर 500 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था वो कोल फायर पावर प्लांट था, वो लगाने की बात थी, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और वो ऐसे टाइम पे किया गया जब उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी ले चुके थे। ठीक है, जब सब कुछ हो जाने के बाद जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ कांके सतुराई हार्बर, एक्सपेंशन ऑफ पालई एयरपोर्ट इन जाफना, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें कहा जा रहा है इंडिया का पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है आगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल चाहिए इंडिया और श्रीलंका के ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए। कुछ दिन पहले ही जो श्रीलंका ने कुछ दिन पहले ही श्रीलंका से रिपोर्ट आई थी कि दो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हैं उसको क्लियरेंस दी गई है। पहला जाफना से लेकर तिरुचि के बीच में, तिरुचि जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और फ्लाइट की बात की गई जाफना से लेकर तिरुचि के बीच में। दूसरा जो है फेरी सर्विस बिटवीन कनेक्सथुराई टू करेइकाल, पुदुचेरी में जो करेइकाल है उसके बीच में, और कनके संतुराई। ठीक है, उस इन दोनों साइड के बीच में फेरी सर्विस का प्रोजेक्ट है, उसको भी क्लियरेंस दी गई है। साथ ही साथ जो सी ब्रिज बनाने का जो प्रोजेक्ट है, सी ब्रिज और टनल बिटवीन रामेश्वरम एंड तलाई मनार, सॉरी, और जो रामेश्वर एंड तलाई मनार, वो प्रोजेक्ट अभी भी पेपर पे ही है।
ठीक है। हाँ, हालांकि नितिन गडकरी 2015 में इन्फॉर्म किया था पार्लियामेंट में कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इस प्रोजेक्ट को फाइनल फंड देने के लिए तैयार है, फंडिंग के लिए वो तैयार है, लेकिन उसके बाद भी जो ये प्रोजेक्ट है अभी भी पेपर पे ही है। ठीक है। तो कई ऐसे हम लोग देखते हैं जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो दुनिया में हर जगह उनके ब्रांच खुले रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी अर्निंग करते हैं, लेकिन इन्हीं रिश्तों की वजह से और इन्हीं करवाहट की वजह से कोई भी साउथ इंडियन जो रेस्टोरेंट्स है वो ज़्यादा आपको श्रीलंका में नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो गाइज ये फिर ये कहते हैं कि लेकिन जो अगर हम लोग जो ये कर इसको दूर कर दे तो दोनों ही देशों में वास्ट पोटेंशियल है, इनॉर्मस स्कोप है। ठीक है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एरिया है इसमें कोलेब्रेशन का। ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ गाइज, दोबारा श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को इंडियन ग्रिड के साथ कनेक्ट जो लिंक करने का की बात है वो दोबारा होने लगी है। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ है जिससे एनर्जी ट्रेड भी हो सके, जैसा होता है इंडिया का बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बाकी कंट्रियों के साथ। ठीक है। और अगर गाइज ये होता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी जो होगा इंडियन साइड में वो तमिलनाडु होगा। ठीक है। इंडियन इंटरेस्ट गाइज जो है उस इंडियन इंटरेस्ट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका जो है उसके डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो खासकर से जो त्रिकोणामलई है, त्रिकोणामलई और बट्टिकालोई वाल बेल्ट है उसके वजह से। ठीक है। वो दोनों पोटेंशियल है टूरिज्म का, कॉमर्स का, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का। ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट का डेवलपमेंट की वजह से और राइटर कहते हैं कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो भी सर्व्ड होगा। ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका का। और फिर ये कहते हैं गाइस जो रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स है वो अलाउ करना चाहिए जब अप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाए। ठीक है। अप्रोप्रिएट टाइम के बाद, जो अभी तो खैर वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट टाइम के बाद जो रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल है और गुड्स है वो अलाउ होना चाहिए दोनों देश में। ठीक है, और उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल सी रूट है ऑफ थूथुकुडी और कोलंबो सॉरी थूथुकुडी, कोलंबो और रामेश्वरम, जो तलाई मन्नार में है, तूतुकोलई कोलंबो के बीच में और रामेश्वरम एंड तलाई मन्नार के बीच में, उसको जो है रिवाइव करना चाहिए। ठीक है। और जो अप्रहेंशन है सिंगलिस मेजोरिटी का वो कम हो पाएगा जब पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ेगा। जो उनके मॉन्क्स और अदर सेक्शन ऑफ श्रीलंका सोसाइटी है उनको इंडिया में आने का मिले, जो यहाँ का जो लोग हैं वो टूर टूर के लिए जाएं वहाँ पर। और बुद्धिज़्म का इम्पोर्टेंस आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है। तो ये गाइस कहते हैं कि काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटी है जो दोनों नेशन को क्लोज आने के लिए, दोनों नेशन के क्लोजनेस के लिए जो इस समय अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ठीक है, ताकि जो उसका यूटिलाइज करके दोनों नेशन क्लोज आ सके, जिसकी वजह से इंडिया और साउथ स्टेट जो है, सॉरी, जिसकी वजह से श्रीलंका और साउथ स्टेट जो है वो उसके बाद उनमें उनमें क्लोजनेस बढ़े। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा जो एडिटोरियल्स हैं आज के हिंदू के वो समझ में आए होंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।